इस पर आप पैसा और टाइम वेस्ट मत कीजिए। लोगों को सालों साल लग जाते हैं नीट का एग्जाम क्लियर करने में, और अगर 4 लोग आपसे जल रहे हैं ना, तो ये बात समझ जाना कि आप बढ़िया कर रहे हैं और उसे करना मत छोड़ना। मेरे थाइज, मेरे हैंड्स में सब कुछ, हर जगह मेरा हर जॉइंट पेन करता था। मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि अगर मैं अभी रुक गई तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। कैसी होती है एमबीबीएस लाइफ? क्या सच में मजे ही मजे होते हैं नीट क्रैक करने के बाद? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मेरा नाम तान्या सिंह यादव है। मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से। साथ ही साथ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है तान्या हेयर के नाम से, जिसमें मैं नीट एस्पिरेंट्स को गाइड और मोटिवेट करती हूँ और अपनी एमबीबीएस की जर्नी भी शेयर करती हूँ। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छोटे से जिले दतिया से, जहाँ मेरी अर्ली स्कूलिंग हुई। फिर मेरी फर्दर एजुकेशन के लिए मेरे पेरेंट्स ग्वालियर शिफ्ट हो गए। मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, और जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ अगर किसी फैमिली में सिर्फ लड़की है तो उस फैमिली को अक्सर ताने मारे जाते हैं कि एक लड़का होना तो ज़रूरी ही है, काश एक लड़का होता। यही ताने मेरे पेरेंट्स को भी मिलते थे। लड़का बुढ़ापे का सहारा होता है, लड़की का क्या है, ये तो चली जाएगी, लड़की तो पराया धन होती है। ये सब बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करा। उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल लड़कों जैसे करी, और मुझे हमेशा समझाते थे कि बेटा, इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो। अगर तुम इन लोगों को जवाब देना चाहती हो तो कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, तभी तुम इन लोगों को जवाब दे पाओगी कि लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं होती। लड़कियों में भी उतनी कैपेबिलिटी, उतनी ही पोटेंशियल होती है जितनी किसी लड़के में होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर बनना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य कैसे बना, मेरा सपना कैसे बना। तो बात है साल 2012 की, जब मैं 6th-7th में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची थी। समर वेकेशंस का टाइम था। तभी एक रात मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव को फिट्स आने लगे, और वो फिट्स इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के थे, इतने भयंकर थे कि उनके मुंह में से खून निकल रहा था। ये घटना अभी भी बताते हुए मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि वो मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव और बहुत ही मैं उनसे अटैच थी। उस टाइम मेरी पूरी फैमिली साथ तो थी, लेकिन हेल्पलेस थी, साथ होकर भी हेल्पलेस थी। पूरी फैमिली में रोना, चीखना, चिल्लाना चल रहा था, पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको कैसे बचाएं। फिर हम उन्हें जैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर के ट्रीटमेंट से वो सही हो गए, और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि डॉक्टर सिर्फ भगवान का रूप ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान ही हैं, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को बचाया था जो मेरे बहुत क्लोज थे। उनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तभी मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे भी बड़े होके डॉक्टर ही बनना है, लोगों की जान बचानी है, लोगों की मदद करनी है। फिर साल गुजरते गए, मैं अपनी पढ़ाई अच्छी से करती गई। फिर 11th स्टैंडर्ड आया, तब बात आई स्ट्रीम सिलेक्शन की कि अब कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, क्या करियर ऑप्ट करना है, मुझे क्या करना है मुझे जीवन में। तो जैसा कि मुझे पहले से ही क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है, जिसके लिए मुझे बायो लेनी थी। लेकिन ये बात जैसे ही मेरे रिलेटिव्स को पता चली, वही दकियानूसी बातें शुरू हो गई उनकी। इस पर आप पैसा और टाइम वेस्ट मत कीजिए, लोगों को सालों साल लग जाते हैं नीट का एग्जाम क्लियर करने में, ये बनेगी डॉक्टर। इन सब बातों को सुनकर मैं टूट सी जाती थी। लेकिन तब मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा, अगर 4 लोग आपसे जल रहे हैं ना, तो ये बात समझ जाना कि आप बढ़िया कर रहे हो और उसे करना मत छोड़ना। ये बातों को सुनकर मेरे अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग गई कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स को मुझ पे इतना भरोसा है,
तो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। फिर मैंने 11th से ही नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी। रेगुलर कोचिंग अटेंड करना, मॉड्यूल सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज लगाना, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पर कहते हैं ना, लाइफ भी एक रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है, कभी अप तो कभी डाउन। तो ऐसी ही एक सिचुएशन मेरी लाइफ में भी आई। मेरी पढ़ाई एकदम रुक सी गई थी, मैं बहुत वीक हो गई थी। बाद में डायग्नोस हुआ कि मुझे विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी थी, जिसके वजह से मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता था, एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहता था। वो पेन इतना ज़्यादा था कि मैं अपनी टेबल पे जब बैठ के पढ़ती थी ना, तो मेरे थाइज, मेरे हैंड्स में सब कुछ, हर जगह मेरा हर जॉइंट पेन करता था और मुझे लगता था कि मैं कब इधर से उठूं और जाके लेट जाऊं, सो जाऊं। इसके साथ ही साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से इम्यूनिटी भी मेरी लो हो चुकी थी। मुझे साइनोसाइटिस और कोल्ड भी हो गया, जिसकी वजह से मेरी तकलीफें और बढ़ गईं। लेकिन मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि अगर मैं अभी रुक गई तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझसे आगे निकल जाएंगे और फिर उनकी बराबरी करना, उनकी स्पीड मैच करना मेरे बस का नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे, मुझसे जितना भी होता था मैं उतना करती थी। मेरा ट्रीटमेंट चला, फिर मेरी कंडीशन इम्प्रूव हुई, धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पर आनी स्टार्ट हुई। फिर 12th स्टैंडर्ड आया, मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई और मेरी पढ़ाई भी सही चल रही थी। मैंने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए। 12th बोर्ड्स में मेरे 88% मार्क्स आए। नीट 2018 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं पेपर देने गई, मुझे पेपर एवरेज लगा, मुझे लगा मेरा ठीक गया है। फिर जब मैं घर आके मार्क्स कैलकुलेट करने बैठी, तब मेरे मार्क्स आए 418। उस टाइम मैं डिप्रेशन में ही आ गई थी कि ये कैसे हो सकता है, जब मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने बोला कि बेटा, लोग तो 4-5 साल तक नीट के अटेम्प्ट देते हैं और वो हिम्मत नहीं हारते। क्या तुम इतनी कमज़ोर हो? क्या तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम कमज़ोर हो, बेचारी हो, लाचार हो और तुमसे नहीं हो पाएगा एक और बार? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों डर रही हो? एक बार और अच्छे से मेहनत करो, एक बार और एग्जाम दे के देखो। फिर मैं पूरे जोश से अपने ड्रॉप ईयर में नीट 2019 की प्रिपरेशन में जुट गई। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोगों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है, हमको सब आता है, पर ऐसा होता नहीं है। मुझे जो फेक कॉन्फिडेंस था नीट 2018 में कि मुझे सब कुछ आता है, वैसा एक्चुअली था ही नहीं। ड्रॉप ईयर में मुझे पता चला कि अभी भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे वीक हैं, मेरा टाइम मैनेजमेंट वीक है, मैं सिर्फ एवरेज थी, अबव एवरेज भी नहीं बोल सकते हैं, एंड सिलेक्शन लेने लायक तो नीट 2018 में नहीं थी जैसा कि मुझे लगता था। फिर मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स जो मैंने नीट 2018 में करी थी उन्हें रेक्टिफाई करा। चाहे अर्जुन हो या सचिन तेंदुलकर हो या पीवी सिंधु हो, इन सभी महान व्यक्तियों को तराशने में उनके गुरुओं का हाथ है। मेरे भी ऐसे ही एक गुरु हैं जिन्होंने मुझे तराशा। अगर वो ना होते तो नीट में 2 क्या 3, 4, 5 कितने अटेम्प्ट लगते मुझे भी नहीं पता। श्री नितेश विद्यार्थी सर अभी हाल ही में सर जोश टॉक नीट के प्लेटफॉर्म पर आए थे एंड उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी थी एंड मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी टॉक की लिंक प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दें। उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। सर ने मेरी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करा। सर की एलिमिनेशन ट्रिक्स, सर की शॉर्ट ट्रिक्स मुझे बहुत काम आई मेरे एग्जाम में। मैं फिजिक्स पे इतना जोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन रुकता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही कमज़ोर है ना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बिलो एवरेज है, तो आप एटलीस्ट उसे इस लेवल तक लेके आओ कि फिजिक्स से आपका सिलेक्शन ना रुके। आप 140, 150 एटलीस्ट स्कोर करो जिससे फिजिक्स आपका सिलेक्शन ना ले डूबे। आप कैसे कर सकते हो इसे? आप जो हाई स्कोरिंग और इजी टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ना,
जो भी होता है ना वो सब हमारे दिमाग में होता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया ना कि ये चीज़ मुझसे नहीं होनी, अरे फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे बस का काम नहीं है, तो वो नहीं होगी। सबसे पहले तो आप इस डर को निकाल दो। जब ये डर निकलेगा ना, अपने आप आपसे चीज़ें होने लगेंगी। अब वो दिन आता है जिस दिन मेरे 3 साल की मेहनत की परीक्षा थी, मतलब मेरा नीट का एग्ज़ाम डे। प्रिपरेशन मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से की थी। जितनी गलतियां थी पूरी कोशिश की कि उन सबको रेक्टिफाई करूं, सब पे काम किया। मुझे उम्मीद थी कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, पर फिर से एक मुश्किल मेरे सामने खड़ी हो गई नीट के एग्ज़ाम डे पे। उस दिन हमारे शहर ग्वालियर में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था एंड उनके विजिट के वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। ऑल्दो मैं 2 घंटे पहले निकली थी अपने घर से, फिर भी सेंटर तक पहुंचना उस दिन इम्पॉसिबल लग रहा था। आप सोच सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए आपने 3 साल मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है, एंड आप एग्ज़ाम ही देने ना पहुंच पाओ। मुझे उस टाइम सच में ऐसा लग रहा था, मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि जब शाम को मेरी फ्रेंड्स कॉल करेंगी कि तान्या कैसा गया पेपर, तब मैं ये बोलूँगी कि यार मैं तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाई। बहुत मुश्किलों से मैं सेंटर पहुंची थी। मेरे पापा ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और फिर हम लोग एक ऑटो लेके पहुंचे। जैसे तैसे उसने कुलिया गलिया से हमें सेंटर के 2 किलोमीटर दूर छोड़ा और फिर हम लोग दौड़ते भागते सेंटर तक पहुंचे। मगर मैं थैंक्स करना चाहूँगी सेंटर वालों का कि उन्होंने मुझे 10-15 मिनट लेट होने के बावजूद भी एंट्री दी। अभी हाल ही में मैंने इंसिडेंट देखे हैं कि बच्चे सिर्फ 1-2 मिनट लेट हुए थे, फिर भी उन्हें एंट्री नहीं दी, और ऐसी बहुत वीडियोस वायरल भी हुई हैं। और ये सच में मैं फील कर सकती हूँ कि कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है जब आपको उस एग्ज़ाम में नहीं बैठने का मौका मिलता जो एग्ज़ाम आपका लक्ष्य था, जिस एग्ज़ाम के लिए ही आप जी रहे थे। फिर मैं बहुत ही घबरा गई थी। जैसे तैसे मैंने सेंटर में खुद को कंट्रोल करा। मैंने सोचा कि अगर आज मेरी हिम्मत टूट गई ना, तो फिर मेरा सपना टूट जाएगा, मेरे पेरेंट्स का सपना टूट जाएगा, और वो जो लोग जो हमें ताने मारते थे वो सब सही हो जाएंगे। मैंने अपनी स्ट्रेंथ गैदर करी और भगवान का नाम लेके मैं पेपर अटेम्प्ट करने लगी। मेरा पेपर सही गया। फिर फाइनली मेरा नीट 2019 में सिलेक्शन हो गया और मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। मेरी मेहनत और मेरे पेरेंट्स के सेक्रीफाइस सब सफल हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स, कि आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो हकीकत में दिखता कैसा है, कैसी होती है MBBS लाइफ। क्या सच में मज़े ही मज़े होते हैं नीट क्रैक करने के बाद? तो देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा 2nd ईयर और 3rd ईयर बहुत अच्छा गया, एकदम चिल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर आपकी पोस्टिंग्स लगती है, पोस्टिंग्स बहुत ही मज़ेदार रहती है। आपको आपका जो सपना है ना डॉक्टर बनने का, आपको वहाँ पे फील होता है। आप जब पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो ना हॉस्पिटल में, तब आपको फील आती है डॉक्टर वाली, और वो फीलिंग बहुत ही अमेजिंग होती है। इसी फीलिंग के लिए तो आप पढ़ रहे थे। पीडियाट्रिक्स वार्ड में आप देखोगे एक छोटा सा बच्चा, वो तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा होता है। उस छोटे से बच्चे से लेके आप मेडिसिन वार्ड में एजेड से एजेड पेशेंट्स देखोगे जिनकी सांसें कई बार आप पर निर्भर होती है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कब मैंने फर्स्ट डेथ एक्सपीरियंस करी हॉस्पिटल में, मेरी 2nd ईयर की पोस्टिंग्स थी। हम मेडिसिन वार्ड में पोस्टेड थे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों को कि जो 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे होते हैं उनको हिस्ट्री टेकिंग का काम दिया जाता है। पहले हिस्ट्री टेकिंग सिखाई जाती है कि पेशेंट से आप पहले हिस्ट्री लेना सीखो, वो कहाँ से है, क्या ऑक्यूपेशन है उसकी, क्या एज है, क्या सिम्टम्स हैं उसे, नेगेटिव डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें हम लोगों को
पूछनी रहती है पेशेंट से, और यही चीज़ हमें सबसे पहले सिखाई जाती है। तो मैं मेडिसिन वार्ड में पोस्टेड थी। अब मैं जिस पेशेंट को चेक कर रही थी, उस पेशेंट के जस्ट बगल में जो बेड था उसमें एक बहुत ही एजड पेशेंट था, एंड वो आउट ऑफ नोवेयर एकदम से शिवर करने लगे वो, और वॉमिटिंग उनने बहुत ज़्यादा कर दी। हम लोग क्योंकि बिल्कुल नए थे, टोटली अनएक्सपीरियंस्ड, पहली बार ये सब चीज़ें ऐसे होते हुए देख रहे थे। उन्हें सिजर्स आ रहे थे, फिर उन्हें वॉमिटिंग हुई, और हम लोगों को भी लगभग समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर वो एंड फिर हुई भी। वो पेशेंट ऑन द स्पॉट ही डाइड। काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था वो, पर हम लोगों को हमारे सीनियर्स ने, पीजीज ने समझाया कि ऐसा ही होता है, एंड हम लोग भी फिर इतनी पोस्टिंग्स वगैरह गए, हम लोगों को भी ये नेचुरल लगने लगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अब हम लोग भी अकोमोडेट हो गए इन सब चीज़ों में। ये एक्सपीरियंसेस आपको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं और ये होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली डेथ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, लेकिन एक डॉक्टर इन सब चीज़ों से इतना अकोमोडेट कर जाता है ना कि वो इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि फिर वो शायद ज़िंदगी की कुछ बड़ी समस्याओं से बहुत आसानी से निपट सकता है, क्योंकि उसमें वो लड़ने की शक्ति आ जाती है। आप फ्यूचर डॉक्टर हो ना, आपको भी मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। तो आप क्यों हिम्मत हार जाते हो जब आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं, या फिर आपका मेन नीट का पेपर बिगड़ जाता है? आपको मेंटली स्टेबल होना होगा। आफ्टर ऑल यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स। अ वेरी सिंसियर थैंक्स टू जोश टॉक नीट। In the end, all the very best to all of you who are preparing for NEET 2024, and a very warm welcome to all those who are joining medical profession this year.